हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक स्पेशल टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये जैसे कि आप लोग हैं तो बहुत सारे बच्चे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो आखिर हम कंपटीशन के एग्ज़ाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव अप्रोच लेकर के कि हमें उसमें बेटर रिज़ल्ट मिले। ठीक है, तो आज हम यही बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एक जगह फोकस करके हम तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो इसके अंदर ये है कि जब आप कंपटीशन का सोचें तो सबसे पहले आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सपोज़ करो जैसे कि छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो 11 एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो 11 एंट्रेंस की तैयारी आप किस तरीके से करोगे। सपोज़ हम यहाँ पर सबसे छोटे लेवल के एग्ज़ाम को लेकर चल रहे हैं, जो हमारा 11 एंट्रेंस है। तो यहाँ पर आप उसकी तैयारी किस तरीके से करोगे। सपोज़ देखिए, आप उसकी तैयारी किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप पेपर्स को एनालाइज करिए। पहले मैं ज़्यादा पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप 5 या 6 साल के पुराने पेपर्स ले लीजिए बस। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप 10 साल के पेपर्स दीजिए, 15 साल के पेपर सॉल्व कीजिए, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। 10-15 साल में तो सिलेबस भी चेंज हो जाता है। आप क्या कीजिए, आप 5 या 6 साल के पेपर्स लीजिए और उन पेपर्स को आप सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कीजिए कि उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर से सवाल आते हैं। और आई एम श्योर आप वहाँ पे ये वाली बात नोटिस करेंगे कि आप देखोगे कि वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है। आप सब्जेक्ट वाइज जैसे मान लीजिए फिजिक्स है आपका, तो फिजिक्स में आप देखिए कि कौन कौन से चैप्टर्स से ज़्यादा पोर्शन लिया गया है, कौन कौन से चैप्टर्स से इतना पोर्शन नहीं लिया गया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना काफ़ी सारा टाइम इस चीज़ में वेस्ट कर देते हैं, वो उस पार्ट को पढ़ने बैठ जाते हैं जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा क्या जाने वाला है। तो एक बार आपने सिलेबस एनालाइज कर लिया, फिर आप उसमें समझ जाओगे कि आपसे क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में और आपको कितना पार्ट पढ़ना है, चाहे वो फिज़िक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ्स का हो। ठीक है, इंडो इस्लामिक की बात अभी हम बाद में करेंगे किसी दिन, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती हैं पेपर में। अब आपने 5 या 6 साल के पेपर्स को एनालाइज कर लिया, उसके बाद आपको ये बात पता है कि सिलेबस आपका क्या है, आपसे क्या पूछा जाने वाला है और क्या आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। तो अब जो दूसरा स्टेप आपको करना है, वो आपको स्टेप क्या करना है कि आप अपना देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो पॉइंट्स आपके वीक रह गए हैं, पॉइंट्स मतलब जैसे कि फिजिक्स में, भाई ऐसा होता है फिजिक्स में जैसे कि 9-10 को मिला करके आपके 10-11 चैप्टर्स हैं 11 एंट्रेंस के। तो उसके अंदर 10-11 चैप्टर्स में से आप पहले ये बात देखिए कि उसमें से ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको सारे आते हों, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे नहीं आते हों। उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसा होगा कि आप अभी करंटली पढ़ रहे होंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसा होगा जैसे 9th के चैप्टर्स हो गए, वो आपके बहुत पहले के पढ़े हुए थे तो वो आपको इतने नहीं आते होंगे। तो आप क्या करो, सबसे पहले कि जो पोर्शन आपका वीक है, सपोज करो 9th का पहले, अब जैसे 10th का ये टाइम जहाँ चल रहा है तो 10th का सिलेबस आप पढ़ रहे होंगे, तो 10th के चैप्टर्स जहाँ तक है आपको आते होंगे, 9th के आप कुछ भूल चुके होंगे, तो 9th के जो चैप्टर्स हैं आपके, आप उसके ऊपर फोकस करो और उसको आप रिवाइज करो पहले। हाँ, रिवीजन में सिर्फ वही पार्ट आपका आना चाहिए जो कि आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मैंने इसीलिए आपको सबसे पहला स्टेप बताया था कि आप पेपर को एनालाइज कीजिए अपने, कि पेपर में आपसे क्या पूछा जाने वाला है। तो वहाँ पर जब आपने एक बार एनालाइज कर लिया, आपको पता है कि कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है और कौन सा पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने अपने वो पार्ट, उस मतलब चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, आपने उन पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया या फिर रिवाइज कर लिया जिसको आप भूल चुके थे। अब देखिए, जब आप वो पार्ट आपका रिवाइज हो चुका, तो फिर अब आपको क्या करना है। अब देखिए,
आपका जो सिलेबस है वो लगभग आपका रिवाइज हो चुका है, चाहे वो आपका किसी भी चैप्टर का हो, वो मतलब किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या मैथ्स हो। अब आप क्योंकि आप टेंथ का अभी आप करंटली पढ़ रहे हो और जो पोर्शन अब आप भूल चुके थे वो आपने रिवाइज कर लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या स्ट्रेटजी करनी है कि अब आपको करने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या है कि आप उन क्वेश्चन अब कोई आपको चाहिए क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्या है भाई, एक तरीके से कि बुक है कोई, आप कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हो। एएमयू बूस्टर आप यूज़ कर सकते हो, कोई एएमयू बूस्टर, क्योंकि वो अच्छी बुक है इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि आप उसको उसमें एक क्या है कि उसके अंदर चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सपोज करो कि आप टेंथ में आप पढ़ रहे हो, लाइट पढ़ रहे हो सपोज करो आप, ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, तो उसी वो तो खाली उसी जो आप वही जो आपका चैप्टर है उससे ही रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे आपके, आप वही आप सॉल्व करके देख सकते हो कि उस चैप्टर में आपको कितनी कमांड है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो जब आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया है आपका, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आप क्या करो, आप मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, प्रैक्टिस मैं आपसे कहूँगा जो पोर्शन आप अभी पढ़ रहे हैं करेंटली, सपोज करो कि अभी आप टेंथ में हो, अभी आप नाइन्थ में नहीं हो, तो आप पहले टेंथ से ही स्टार्ट करो। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप नाइन्थ से स्टार्ट करो क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि फिर आप उसमें इंटरेस्ट आप डेवलप नहीं कर पाओगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में और कोचिंग में जहाँ पे भी आप हो वहाँ पर आपका चल रहा होगा टेंथ का सिलेबस, और आप अपने घर पे क्वेश्चंस लगा रहे होगे नाइन्थ के, तो वो आप उससे इतना कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे। तो मैं तो आपसे चाहता हूँ कि आप जो चैप्टर आपके स्कूल्स में चल रहे हैं, आप उन्हीं चैप्टर्स के लेकर के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, वहीं से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। सपोज करें मतलब कोई बच्चा टेंथ का है, तो पहले वो टेंथ में जो चैप्टर उसके स्कूल में चल रहा है, जो चैप्टर वो खुद से पढ़ रहा है या जो कोचिंग में चल रहा है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दे आज से ही। आज से इसका मतलब जब से ये वीडियो देखे, या फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब उसके बाद जब आपका टेंथ का जो टेंथ में सही बात बताऊं तो नाइन्थ टेंथ का कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपका। आपकी फिजिक्स में 4-5 चैप्टर होते हैं नाइन्थ या टेंथ में, इसी तरह केमिस्ट्री में होते हैं, बायोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, लेकिन कोई इतना भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, बात जो आती है आपकी मैथ्स का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, हो जाता है वैसे सब। अब उसके बाद क्या है कि आप जब आपने टेंथ का कर लिया, या फिर आप वीक में कोई आप एक दिन ऐसा सेलेक्ट कर लो जिसमें आपको नाइन्थ का पोर्शन भी करना है, तो फिर आपने नाइन्थ का पोर्शन भी कर लिया, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, आपको ये वाली बात समझ में आएगी कि क्वेश्चंस कितने तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, और उसमें क्या क्या मतलब चेंजेस करके सेम क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। तो ये बात आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से ही पता लगेगी। देखो, आप 11 एंट्रेंस की तैयारी शुरू कब करते हो? आप 11 एंट्रेंस की तैयारी शुरू करते हो जब आप टेंथ पास आउट हो जाते हो। तो वो ज़्यादातर बच्चे, मैं सबकी बात नहीं करता यहाँ पर, हाँ, लेकिन यार काफ़ी बच्चों का पोर्शन ऐसा है जो 11 एंट्रेंस के लिए सीरियस ही तभी होते हैं जब वो टेंथ से पास आउट होकर निकल जाते हैं, और जब वो कोचिंग वगैरह ढूंढ रहे होते हैं। जो भी आपको टाइम मिलता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप अपने कॉलेज के 11 एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करो, हाँ, अपना आपका स्कूल भी वो कराता है, 11 एंट्रेंस कराता है, तो आप चाहे किसी भी स्कूल या उसके लिए आप मतलब यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपेयर करो, बच्चे ज़्यादातर टेंथ के बाद ही सीरियस होते हैं कि अब देखना है। उसके बाद इन केस अगर नहीं हो पाता तो फिर वो कहते हैं कि हम चलो हम कॉमर्स के साथ हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, या फिर हम आर्ट्स ले लेंगे। वो ऐसा नहीं है कॉमर्स कोई लेना चाहते हैं या फिर कॉमर्स कोई बुरी ब्रांच है, एक्चुअली वो चाहते कुछ और है, वो लेने फिर कहते हैं मजबूरी में चलो कुछ नहीं मिल रहा तो हम यही ले लें। तो ये वाली बात आपके आगे ना आए, इसीलिए मैं ये इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी। तो उसमें क्या है कि बच्चे फिर हो जाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज कि हम कहाँ जाएं, आखिर क्या करें। फिर वो कोचिंग वगैरह ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भाई कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, अच्छा इस कोचिंग से तो इतने सिलेक्शन हुए थे, इस कोचिंग से तो इतने सिलेक्शन हुए थे, वहाँ जाते हैं। देखो, मैं सही बात आपको बताऊँ, आप कहीं पर भी जाओ, आपको पढ़ाना जो है कोचिंग वाले को वो 9th-10th का सिलेबस ही है। कुछ चीज़ें उसमें वो बता देगा एक्स्ट्रा, और उस टाइम पर आप, और उसके बताने ना बताने से भी इतना फ़ायदा होने नहीं वाला है अगर आप बिल्कुल एंड मौके पे उसके पास आप जाते हो।
क्योंकि उस टाइम पे आपके सर के ऊपर होगा एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन। तो यहाँ पर कुछ, हाँ ये बात है, 11 एंट्रेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक इस एग्ज़ाम्स की, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप किसी भी अपने स्कूल का एग्ज़ाम दो, तो वो आपसे 75% जो पोर्शन पूछा जाता है वो आपसे आपके इसी का पूछा जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड। लेकिन उसमें कुछ पोर्शन ऐसा है, स्पेशली इन केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायो में भी है, कि वो आप थोड़े से कंसेप्ट आपके 11th तक भी पहुंच जाता है। जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में एक आप मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये सारे कंसेप्ट आपने जो हैं वो उसमें 9th क्लास में आप नहीं पढ़ते। लेकिन अब आप जब आप पेपर को एनालाइज करोगे तो आप ये बात उसमें देखोगे कि इसमें जो कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं वो आपसे 11th के भी पूछे जा रहे हैं। तो वो कुछ पोर्शन है जो कि आपको अब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से फिज़िक्स में अगर हम बात करें तो फिज़िक्स में अगर हम बात करें लाइट चैप्टर की, तो लाइट चैप्टर में एक टॉपिक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR करके। तो वो उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे क्रिटिकल एंगल क्या होता है और TIR का हम कहाँ यूज़ करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपका एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ने मतलब आपके में खाली चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के नाम से ही आता है सिर्फ। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ कंसेप्ट जो है सर्किट को लेकर के, जैसे कि व्हीट स्टोन ब्रिज वगैरह, इस टाइप के थोड़े से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वो हो सकता है कुछ टीचर्स करा भी देते हैं क्लास के अंदर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि वो थोड़ा सा आपको देख करके जाना पड़ेगा उसके अंदर। तो मैं इस चैनल पे आपके लिए कुछ 11 एंट्रेंस के सिलेबस में अपलोड करने का मैंने सोचा है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का। तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि 11 एंट्रेंस का सिलेबस मैं आपको अपलोड कर दूं फिज़िक्स और केमिस्ट्री का यहाँ पर, ख़ास करके उन कंसेप्ट्स के साथ जो कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो एग्ज़ाम में थोड़े बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।